अमेरिका, ईरान और इजराइल दुनिया का एक ऐसा वॉर जो लड़ तो तीन कंट्री रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट आना शुरू हो गया है लगभग आधी दुनिया पर और उनकी जो आवाम है उस पर। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका, ईरान और इजराइल दुनिया का एक ऐसा वॉर जो लड़ तो तीन कंट्री रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट आना शुरू हो गया है लगभग आधी दुनिया पर और उनकी जो आवाम है उस पर। सबसे पहले इस वॉर में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे और फिर दुनिया पे इसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं वो बात करेंगे आज, और जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान ऐसा क्या कर रहा है कि वो सरवाइव कर रहा है इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने, और 15 दिन होने के बावजूद इस युद्ध में रुकने की कोई संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आ रही दूर दूर तक। आपको पता है कि 28 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका और बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल ने हमला कर दिया उस समय के ईरान आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई के ऊपर, और पहले ही स्ट्राइक में उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को मार भी दिया। उसी दिन उनकी डेथ हो गई, साथ साथ उनके कई सारे लीडर्स थे, उनकी डेथ हो गई। लेकिन फिर भी ये वॉर रुकने की बजाय और तेज हो गया। कल हमने बताया था आपको कि ईरान ने एक मौजिक प्लान तैयार किया था, और वो क्या था कि हर लीडर के नीचे उसके 4-4, 5-5 उत्तराधिकारी, यानी अगर ये मरेगा तो ये, और ये मरेगा तो फिर ये मरेगा तो फिर ये, इस तरीके से तैयार कर दिए थे ताकि ये लड़ाई चलती रहे। उन्होंने यहां तक भी तय कर दिया कि अगर सेंट्रल कमांड खत्म हो जाए, मान लो कमांड देने वाला कोई बंदा ही नहीं बचा, तब भी जो यूनिट्स हैं आर्मी की, IRGC की, वो अपने आप में डिसीजन मेकिंग पावर बनाए और अपने आप में लड़ाई चालू रखें, और इस लड़ाई को इतना ज्यादा खींचे, एग्जॉस्ट कर दें अमेरिका को और इजराइल को, और लगभग वैसे होता नजर आ रहा है। आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद उनके बेटे मुज्तबा अली खामनेई बनाए गए सुप्रीम लीडर ईरान। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनको IRGC ने फोर्सफुली बनवाया, बाकी लोगों को मनवाया कि आप माने। हालांकि हो सकता है कि ये जो न्यूज़ है वो प्रोपेगेंडा भी हो इजराइल और अमेरिका का, लेकिन जो भी हो, बहरहाल अब जो सुप्रीम लीडर ईरान है वो मुज्तबा अली खामनेई है। अब इनके बाद कौन होगा शायद वो भी पहले से फिक्स होगा, लेकिन फिलहाल तो यही है और लड़ाई जारी है। हालांकि लड़ाई का पैटर्न जो थोड़ा चेंज किया है ईरान ने। पहले क्या था कि ईरान ने पहले ही दिन लगभग 500 से ज़्यादा ड्रोन्स, 250 से ज़्यादा मिसाइल्स फायर कर दिए थे, और उसके बाद वो धीरे धीरे उन्होंने गिरावट लाई है। अमेरिका का कहना है कि वो गिरावट इसलिए है क्योंकि उनकी ड्रोन्स और मिसाइल कैपेसिटी को हमने काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन ईरान का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं, जो अमेरिका, इजराइल, ईरान तीनों में से नहीं है, उनका ये मानना है कि ईरान इस वॉर को लंबा चाहता है खींचना। और ईरान ने शुरू में कह दिया था कि जो हमने पहले 2 दिन ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए वो हमारा कबाड़ था, और हमने उसको यूज़ किया इजराइल, अमेरिका, इनके एयरबेसेस, इन सबके डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट करने के लिए। और अब हम अपने लेटेस्ट वेपन निकालेंगे, और वो लेटेस्ट वेपन का जो कारनामा है वो हम देख पा रहे हैं इजराइल के अंदर कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हम मानते थे कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आयरन डोम है, आयरन बीम है, अमेरिका ने जो उनको दिए हैं पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, थार डिफेंस सिस्टम है, इसके बावजूद अब इजराइल की जो मिसाइलें हैं वहाँ गिर रही हैं। इजराइल की जो मिसाइल गिर रहे हैं ईरान के अंदर, ईरान से, वो है सबसे ज़्यादा जो तबाही मचा रहा है ईरान का मिसाइल, वो है खैबर शिकन, दूसरा है खुर्रम शहर। उसके बाद अभी तक उन्होंने फतेह 1 और फतेह 2 को सवाल नहीं किया है। ये फतेह 1, फतेह 2 क्या है? हमने बताया था आपको कि खुर्रम शहर 4 जो है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो एक साथ अपने साथ 500 टन विस्फोटक ले सकती है, और इससे पूरी एक 2-3 किलोमीटर का एरिया तबाह हो सकता है। खुर्रम शहर 4 की जो स्पीड है वो आवाज़ से 8 गुना तेज़ है। इसको जब भी फायर किया है ईरान ने, ये इजराइल में गिरा ही गिरा है। इसके अलावा क्लस्टर बॉम्ब्स फायर किए हैं ईरान ने, इजराइल में तबाही मचा रहे हैं। शायद ईरान ने क्या किया पहले कि अपने जो नॉर्मल मिसाइल और ड्रोन थे उनको फायर किए, और उससे इजराइल के डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट किया, और बाद में बहुत अत्याधुनिक अपनी मिसाइल को फायर करना शुरू किया। एक तो उनका डिफेंस सिस्टम पहले से भी एग्जॉस्टेड है, काफ़ी वहाँ पर मिसाइल्स वगैरह शॉर्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी जो डिफेंस में लगती हैं, और दूसरा आयरन बीम और आयरन डोम इनका रोक पाना इन मिसाइल्स को लगभग असंभव है। तो कल भी ईरान ने लगभग 4 मिसाइलें गिराई हैं इसराइल के अंदर, जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स के घरों पर गिरी हैं। इवन बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इसराइल के, उनके घर पर भी, उनके दफ्तर पर भी गिराई है मिसाइल, और ये काफ़ी इफेक्ट कर रही है वहाँ ज़्यादा। इसके बाद फतेह 1, फतेह 2 तो उन्होंने अभी निकाले भी नहीं है।
फतेह 1 और फतेह 2 जो मिसाइलें हैं, इनकी जो स्पीड है वो खैबर शेखर और खुर्रम शहर से और दोगुनी है। फतेह 1 के बारे में कहा जाता है कि ये 1 टन बारूद लेके उड़ सकती है और जो इसकी स्पीड है वो है आवाज़ की कंपैरिजन में 15 गुना तेज, और जो फतेह 2 है वो लगभग 18 गुना तेज। जो अगर आपको याद होगा तो जो रशिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। जो रशिया की मिसाइल्स है ओशैनिक, उसको यूज़ करके, उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाई गई है फतेह 1 फतेह 2, और इनको जब फायर किया जाएगा तो इनको रोक पाना भी असंभव होगा। अब अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि खुद अमेरिका की जो डिफेंस सिस्टम है वो एडजस्ट हो रहे हैं। इसराइल और यूएस का ये मानना था कि जैसे ही हम हमला करेंगे, ईरान की टॉप लीडरशिप ख़त्म करेंगे, ईरान के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी लीडरशिप की और ईरान हार मान जाएगा, बट ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। इसका रीज़न है जो मोजैक प्लान अपनाया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई ने। उन्होंने देखा कि 2003 में जब इराक पर हमला किया अमेरिका ने, तो इराक में प्रॉब्लम ये थी कि सारी जो पावर थी वो सद्दाम हुसैन के आसपास थी। तो जैसे ही सद्दाम हुसैन को न्यूट्रलाइज किया, यानी उनको लेके गए, उसके बाद इराक की पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से, और वहाँ फ्रैक्शंस इस्टेब्लिश हो गए। किसी को नहीं पता कि अब क्या करना है, कैसे लड़ना है, नहीं लड़ना है। तो वो वॉर अमेरिका जीत भी गया और बहुत ज़्यादा उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं आया अमेरिका को। ईरान के सुप्रीम लीडर जो उस समय थे आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें भी एक वॉर तो लड़ना है यूएस से, आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, और हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है। उन्होंने उस समय से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और ये फिक्स किया गया कि जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो खुफिया एजेंसी में हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे सुप्रीम लीडर खुद हों, हर एक लीडर के नीचे 4-5 उनके उत्तराधिकारी होंगे, और बाई चांस या बाई प्लान जब भी अमेरिका इजराइल हम पर हमला करेगा और हमारी लीडरशिप खत्म करने की कोशिश करेगा और ख़त्म हो भी जाती है, तो भी लीडर के आफ्टर लीडर, लीडर के आफ्टर लीडर बनते चले जाएंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। सेम उन्होंने अपनी यूनिट्स में कर दिया, सेम उन्होंने आईआरसी में कर दिया, सेम उन्होंने ईरान की फोर्सेस में कर दिया, और इससे ये हुआ कि ईरान के खुद सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई, डिफेंस मिनिस्टर की डेथ हो गई, जो कमांडर थे तीनों फौजों के उनकी डेथ हो गई। उसके बावजूद लड़ाई चल रही है और लड़ाई बढ़ती जा रही है, और कोई ये नहीं मान रहा फिलहाल कि ईरान हल्का पड़ रहा है। सबको पता है कि एंड रिजल्ट ईरान हारेगा, लेकिन क्या ईरान हारने से पहले अमेरिका को इजराइल को इतना वीक कर देगा कि अमेरिका इजराइल खुद पीछे हट जाए? उसका रीज़न बताता हूँ आपको। ईरान के जो सबसे काबिल हथियार नजर आए हैं मिसाइल के अलावा, मिसाइल तो डिस्ट्रक्शन कर ही रही है, बट उससे ज़्यादा काबिल हथियार नजर आए हैं वो है उनके ड्रोन्स, शाहिद ड्रोन्स वगैरह। अब इनमें क्या है कि ये एक बार लॉन्च किए और ये खुद जाके डिस्ट्रॉय होंगे, इनको वापस नहीं आना, इनको कुछ नहीं करना ऐसा। तो इनके जो बनाने की मेंटेनेंस का खर्चा है वो बहुत कम है। $20,000 का एक ड्रोन बनता है, और इसको रोकने के लिए जो मिसाइल फायर करता है अमेरिका या इजराइल वो है $1 मिलियन की। तो $20,000 के बदले अमेरिका फायर करने पड़ रहा है $1 मिलियन। तो खर्चा कितना हो गया? लगभग 20 गुना, लगभग 20 गुना, लगभग 50 गुना। लेकिन शाहिद ड्रोन ने अपने से 1,000 गुना वाले काम भी कर दिए। अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम के जो रडार्स हैं वो रडार भी इसने डिस्ट्रॉय किए हैं, और इसकी पुष्टि, इसकी एक्सेप्टेंस खुद अमेरिका की फोर्सेस ने करी है कि शाहिद ड्रोन्स की वजह से अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है, थर्ड डिफेंस सिस्टम, उसका रडार भी डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसकी कीमत है $1 बिलियन। यानी $20,000 से आपने $1 बिलियन का हथियार मार दिया। तो अगर ईरान 100 शाहिद ड्रोन फायर कर दे, जिसकी लागत आएगी तकरीबन $2 मिलियन, उनको रोकने के लिए अमेरिका को $2 बिलियन से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और अगर ये हिट हो गए तो खर्चा आएगा अमेरिका का $5 बिलियन। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका को रोज इस युद्ध में $1 बिलियन का खर्चा उठाना पड़ रहा है, जो लॉस हो रहे हैं उसके अलावा, जो हथियार उनके डिस्ट्रॉय उसके अलावा। और अगर $1 बिलियन खर्चा रोज करता है तो अमेरिका अब तक 15 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान ऑलरेडी कर चुका है। और अब तक क्या ईरान से अमेरिका जीता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। क्या इसराइल को कोई पावर गेम हाथ में लगा है? आंसर बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये युद्ध कहाँ जा रहा है? ये युद्ध जा रहा है वहाँ जहाँ दुनिया की बाकी कंट्रीज बोलेंगे कि बस करो यार, बहुत हो गया, हमको इसकी प्रॉब्लम हो रही है। और देखा जाए तो अब दुनिया के ऊपर इसके असर नजर आ रहे हैं। हमने आपको बहुत बार बताया कि पहला असर नजर आया इसका उन कंट्रीज पर जिनके पास अपना क्रूड ऑयल नहीं है, जिनके पास अपनी ऑयल एंड गैस नहीं है, जिनके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है। भले दुनिया की इकोनॉमी का, दुनिया के तेल व्यापार का इस फील्ड से, इस जगह से, हार्मुज स्ट्रीट से 20% ऑयल निकलता हो, लेकिन भारत का, एशिया का 40 से 45% ऑयल इसी एरिया से आता है।
तो अगर ये हार्मुज स्ट्रीट जिसको बंद कर रखा है ईरान ने पिछले 7 दिन से, अगर ये और 15 दिन 20 दिन बंद रहती है तो दुनिया में ऑयल संकट और बढ़ता जाएगा। और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिलहाल $101 चल रहे हैं, $102 चल रहे हैं, अगर 10 दिन और ये वॉर चला तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि क्रूड ऑयल प्राइस पहुंच जाएंगे $150 प्रति बैरल। इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ऑलरेडी 60-65 से ये $100 आ चुका है, यानी 40 से 45% ऑलरेडी बढ़ चुका है। अगर ये रफ्तार रही तो दुगना होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको। आप समझें कि वॉर शुरू होने के 3 हफ्ते के अंदर ऑयल प्राइसेस डबल हो गए मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो क्या इसके इफेक्ट दुनिया पर नहीं आएंगे? क्या इसके इफेक्ट आम जनता पर नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, जाहिर से ज़्यादा आने ही आने हैं। तो उसके बाद जब जनता की पॉकेट से ज़्यादा पैसा जाएगा, जब जनता को महंगा सामान मिलेगा तो महंगाई दर बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ऑयल, पेट्रोल, गैसेस इनके प्राइसेस बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि आम जिंदगी में एक इंसान आज की डेट में बिना एलपीजी के, बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के रह पाएगा? इम्पॉसिबल। पैसा के पे करना पड़ेगा डबल, इनकम उतनी ही। तो उस केस में उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो डैमेज हो जाएगी और फिर ये वॉर जो पर्पस ईरान का है वो ईरान हासिल कर लेगा। ईरान का पर्पस ये है कि दुनिया के देश अमेरिका को ये बोले कि ये वॉर बंद करो। इस ईरान का पर्पस है कि जब वो हमले करे दुबई में, जब वो हमले करे अबू धाबी में, जब हमले करे सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में, इराक में, जॉर्डन में, सीरिया में, तो यहाँ के देश, यहाँ की पब्लिक अपने राजाओं को बोले कि भाई बस करो, अमेरिका के एयरबेस यहाँ से हटाओ ताकि हम पर ईरान के हमले ना हो। और अगर ऐसा करने में ईरान कामयाब होता है 50%, 20%, तो आप मान के चलें कि भविष्य में ईरान एक सुपर पावर बन के निकलेगा। क्योंकि अगर ईरान इस वॉर से निकल जाता है बिना हारे तो फिर ईरान को रोकने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं रहेगा। ये कंफर्म है, ये बात बिल्कुल श्योर है। इसीलिए अमेरिका को पता है कि अगर उसने ईरान को नहीं हराया तो दिक्कत आएगी। इसलिए अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भी युद्ध उतार दिया। जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है त्रिपोली, उन्होंने वो भी भेज दिया है, जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नंबर 7 है। और ये जब भेजा जाता है तो माना जाता है कि इसके बाद वॉर और भयंकर हो जाएगा। अमेरिका के ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय ईरान के आसपास हैं। पहला है अब्राहम लिंकन, दूसरा है यूएसएस जेराल्ड और तीसरा अब यूएसएस त्रिपोली भी आ गया है यहाँ पर। और अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब एक श्योर शॉट है कि अमेरिका को नंबर 1, अभी तक जितने वहाँ फोर्सेस थे उनके, जितनी वहाँ पावर थी, उससे ईरान पर कंट्रोल हासिल नहीं हो रहा है। नंबर 2, इसके बाद डिस्ट्रक्शन बहुत भयंकर होगा। अमेरिका ने कल क्या किया? अमेरिका ने ईरान की ऑयल पावर जो है, जो उनका द्वीप है, खार्ग द्वीप, वहाँ हमला किया, जिससे ईरान 60% to 70% ऑयल एक्सपोर्ट करता था अब तक, जहाँ अब तक एक भी हिट नहीं हुए थे। अब उन्होंने हिट किया। क्यों? बिकॉज वो चाहते हैं कि ईरान को भी बताया जाए कि अगर आप दुनिया की इकोनॉमी हिट कर रहे हो तो आपकी इकोनॉमी हिट होगी। बट ईरान इससे रुकेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। पर इससे उल्टा दूसरा असर हो जाएगा। इससे असर ये हो जाएगा कि ईरान जो ऑयल एक्सपोर्ट करता था, चाइना को स्पेशली करता है, वो जैसे ही रुकेगा तो मार्केट में फिर एक और प्लेयर आएगा जिसको परचेसिंग करनी है, वो है चाइना। जब वो भी परचेसिंग करने आएगा तो बाकी देश तो ऑलरेडी परचेसिंग कर रहे हैं, रशिया से, कनाडा से और नॉर्वे से, बाकी जगह से। तो एक और प्लेयर बनने की वजह से, और वो कोई छोटा प्लेयर नहीं, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ऑयल के प्राइस और तेजी से ऊपर भागेंगे बजाय नीचे आने की। तो ये दाव उल्टा पड़ सकता है अमेरिका को। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका इस युद्ध में जीतने की कोशिश करना चाहता है या यूएस को लगता है कि उनके टारगेट अचीव हो चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी, एक फोन कॉल किया डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हम ईरान का यूरेनियम रशिया मंगवा लें और रशिया में वो सेफली रखा जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद जो ईरान पर ब्लेम लगाया है अमेरिका ने कि वो बॉम्ब बना लेगा न्यूक्लियर, तो अगर सारा यूरेनियम रशिया पहुंच जाएगा तो फिर कंफर्म है कि वहां आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं पाएंगे ईरान वाले। तो फिर इस वॉर में कोई औचित्य रहेगा नहीं। लेकिन ये कम्युनिकेशन होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने हमले रोके नहीं, बल्कि उसी रात को ईरान के खाग द्वीप पर हमला कर दिया। इसका मतलब ये एक तो शोर शॉट है कि ईरान युद्ध का जो रीजन है वो न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं है। भले वो वजह बताई जाए, जैसे इराक बताई गई थी, इराक के अंदर भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, बाद में मिले किसी को? कुछ नहीं मिला वहां पर। लेकिन इराक के तेल पर कंट्रोल आ गया अमेरिका का। अमेरिका चाहता है ईरान के तेल को कंट्रोल करना 3 तरीके से। पहला, ईरान का जो तेल बिके वो डॉलर में बिके, जो कि फिलहाल ब्रिक्स देशों में ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला तेल का पे उनका कंट्रोल है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, सब पे उनका कंट्रोल है, सब बिकते हैं डॉलर्स के अंदर ही। ऐसे ही अगर ईरान का भी बिकेगा डॉलर्स के अंदर तो डॉलर मजीद जो है और महंगा होगा और स्टेबल होगा, और इससे अमेरिका की पावर बढ़ेगी। अमेरिका की 3 ही पावर है। नंबर 1 उनका डॉलर, नंबर 2 उनकी सुप्रीम फोर्सेस, और नंबर 3
उनकी जो कंट्रोल करने की क्षमता है दुनिया को, वो अगर तीनों में से एक भी डैमेज होती है, खासकर डॉलर, तो उसके बाद यूएस विल नो लॉन्गर बी पावर ऑफ द वर्ल्ड। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।